फैज़ हमीद के मामले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई। फैज़ हमीद साहब को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है और जो ISPR की रिलीज सामने आई है, पहले मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूं, फिर इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना शामिल है। इसके अलावा साबिक DGI सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में भी मुलव्विस करार पाए हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मजमूम सियासी अनासिर से मिली भगत की है, यह भी ISPR की प्रेस रिलीज में कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात की भी तफ्तीश जारी है। अच्छा, जो अभी चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक देखें, आप जब रिटायर होते हैं, फौज के इदारे से रिटायर होते हैं, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपको गालिबन शायद 2 से 3 साल आपको खामोश कोई बयान नहीं देना पड़ता। आपको कोई बयान नहीं देना है, आपने खामोश रहने हैं, और उस दौरान आप किसी भी किस्म की कोई सियासी सरगर्मियों में भी मुलव्विस नहीं होते हैं। और जब आप ओहदे पर होते हैं तो फिर आपको सियासी सरगर्मियों में दूर दूर तक कोई भी आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पुरतशद्दुद वाक़यात, अब वो पुरतशद्दुद वाक़यात 9 मई के हवाले से हैं या इसके अलावा भी चीज़ें हैं, वो भी आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसमें सबूत हैं, क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे और ये तो थोड़ा डिफेंस के मामले पे बात करेंगे, जो आज ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से जो खबर सामने आई है। इसके अलावा मौलाना साहब की हुकूमत के साथ जो चपकलिश है वो बढ़ती चली जा रही है। मदारिस के हवाले से मामला है, मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से 2019 में ये मुआहदा हुआ था। उन्होंने कहा जनाब ये मुआहदा आप ख़त्म करें, पुराने वाले मुआहदे के तहत चलाए जाएँ। तकरीबन 18,000 के करीब मदारिस हैं जिनको वजारत तालीम के अंडर किया गया था, और ये भी कहा गया था कि जनाब आप दीनी तालीम तो हासिल करेंगे लेकिन साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की जाएगी। और इन तमाम चीज़ों पर एग्री होने के बाद 26वीं आइनी तरमीम पेश की गई थी और ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। लेकिन फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाकायदा तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है, साबिक DGI, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब ये जो 26 नवंबर हुआ है इसकी भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो तमाम चीज़ों पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मेरे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब ना सिर्फ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं बल्कि स्पेशल एडवाइज़र टू PM भी हैं अमूर आज़ाद कश्मीर के मामले पर। और आगे चल के ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। मारूफ साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारूफ क्या हाल है? साहब, ये जो आज फैज़ हमीद साहब को चार्जशीट किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी उसी इदारे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जो चार्जशीट किया गया है इसके बाद आगे मामलात क्या चलेंगे, और जो सबूत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के खिलाफ हैं तो वो फिर सफिशिएंट एविडेंस प्रूव हो गए होंगे जब भी जिनको चार्जशीट किया गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में दावत दी। ऑनर सर। बात यह है कि आर्मी का एक प्रोसीजर है, अपना एक तरीकाकार है। आर्मी में भी इस तरह जो आम सिविल कोड होती है, इसमें यहाँ भी कोड बनाई जाती है जिसे आम जबान में एफजीसी फील्ड जनरल कहते हैं। इसमें बाकायदा एक सीनियर अफसर होते हैं, अभी इसमें मेजर जनरल भी हो सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी हो सकते हैं सर्विंग, उनके साथ 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 मेंबर हो सकते हैं। और इस सारे मामले में वो जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सारा मामला चलते हैं। जिस तरह एक सिविल कोर्ट होता है, यहाँ भी एक प्रोसिक्यूशन होती है, और वो प्रोसिक्यूशन जो है वो नॉर्मल के लीगल डायरेक्टर है, जो एडिशनल जनरल ब्रांच में एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें लीगल एक्सपर्टीज के लोग होते हैं, जो कि LLB होती है, उसके साथ जो आर्मी के कवानीन हैं उनके बारे में उन्होंने फ्रेशर कोर्सेज और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो कोर्स किए होते हैं। अच्छा। और फिर यह है कि वो प्रैक्टिसिंग लोग होते हैं, उनका थ्रू आउट पूरी सर्विस में उनका काम ये लीगल मैटर को डील करना होता है। उसमें होता यह है कि पहले एक डेफिनेटली एक मेजर जनरल जो हेड कर थे उन्होंने इन पे इंक्वायरी की। अभी उस इंक्वायरी की बुनियाद पर जो जैक ब्रांच है या जो लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पूरा उसका एक प्रोसीजर के तहत पूरी उसमें जो एविडेंस है उनकी रोशनी में उसका प्रोसिक्यूशन तैयार किया। उस प्रोसिक्यूशन के तहत अभी जो है वो एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए एक कोर्ट बनेगी, और बाकायदा उसमें जिस तरह प्रोसिक्यूशन वहाँ केस पेश करेगी, जो इल्ज़ाम हैं उन पे, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, यूज़ ऑफ पावर अथॉरिटीज़ है, इस तरह वो मुख्तलिफ जो चार्जेस हैं उनको वो वहाँ साबित करेंगे कि इन पे ये जो इल्ज़ाम है, इनके ये एविडेंस हैं,
تو جنرل فیض امیر کو باقاعدہ اس کو دفاع کرنے کا موقع ملے گا. وہ اس کے لیے سول وکیل بھی کر سکتے ہیں, کوئی ریٹائر آرمی آفیسر جو پریکٹسنگ کرتا ہو اس کو کیا جا سکتا ہے, یا جو بھی وہ مناسب سمجھیں اپنے دفاع کے لیے, جو ایویڈنس سمجھتے ہیں, جو وٹنسز سمجھتے ہیں, یا جو بھی اس معاملے میں وہ اپنی دفاع میں ذریعہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں پورا ان کو دفاع کا موقع دیا جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور جو وہاں جو کورٹ ہوتی ہے وہ سارے کیس کو ایگزامن کرتی ہے اور قانون کے مطابق اس کو ڈیل کرتی ہے, اور اس پہ اپنی ورڈکٹ دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ غلطی ثابت ہوا ہے یا نہیں, اور اکارڈنگلی اس کی سزا ہوتی ہے. اچھا کرنل صاحب، کچھ اطلاعات ایسی بھی تھیں کہ جب یہ سارے ایویڈنسز پیش کیے جا رہے ہوں گے فیض امین صاحب کو، تو پھر اس وقت انہوں نے ان ایویڈنسز کو تسلیم کیا جبھی یہ جو کورٹ مارشل کی کاروائی ہے یہ نیکسٹ مرحلے میں داخل ہوئی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ ڈیفینیٹلی ایک انکوائری پہلے ہوئی ہے, اور اس انکوائری میں وہ انکوائری جو ہے وہ ایویڈنس اکٹھے کرتی ہے, ساری جو بھی الزامات ہیں اور جو بھی اس پہ ثبوت ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس پہ پھر وہ اینالائز کرتے ہیں کہ اس پہ کیس بنتا ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی وہ ایک انکوائری ہوئی ہوگی اور ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ گٹھی کی ہوئی ہے, ثبوت کے جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہے, اور اس کے بعد جو لیگل یا قانون کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, جس کا میں نے پہلے بتایا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, لیگل ڈائریکٹریٹ ہے, تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جان ہے, ایویڈنس صحیح ہیں, ان میں جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے, تو تبھی جا کے پھر یہ کورٹ مارشل کا جو ہے نا وہ ڈیسیژن ہوا ہے نا. ادروائز اگر کیس میں جان نہ ہو تو آگے پھر پروف نہ ٹھیک ہے ہو تو کوئی سر، فائدہ نہیں. اجازت دیگا، محمود شاہ صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، بریگیڈیئر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا گفتگو شنید کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، مہربانی. محمود شاہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ 9 مئی کے الزامات یعنی پرتشدد والے واقعات، یہ صرف 9 مئی شامل ہے یا اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کچھ اور بھی چیزیں چارج شیٹ کے اندر ہوں گی؟ سوری، آپ کی آواز کمزور ہے، دوبارہ کہیں. محمود صاحب میں نے سوال آپ سے کیا کہ یہ جو پرتشدد واقعات کا الزام سابق ڈی جی آئی پر لگایا گیا ہے فیض امین صاحب پہ، تو یہ صرف 9 مئی کے معاملات پر ہوں گے یا اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں، سیاسی چیزوں میں. اور اس کے اندر میرے خیال میں ابھی یہ بھی آیا ہے کہ 9 مئی میں بھی ان کی وہ ہے انوالومنٹ ہے، شامل ہے، ان کی سوچ اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ میرے خیال میں سیپریٹ جو ہے وہ کورٹ آف انکوائری چل رہی ہے اور وہ ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی. اور یہ والی جو ہے یہ کنکلوڈ ہوئی ہے کہ ان کے کیا کیا جو ہے انوالومنٹ ہے آرمی کے اندر، مطلب ہے بغاوت کرانے کے لیے. اچھا انہوں نے اپنے ایک نیٹ ورک سی بنائی ہوئی تھی اور اس نیٹ ورک پہ یہ کام کر رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ ابھی جو کورٹ مارشل ہے یہ اس کا ہے، شاید اسی کورٹ مارشل کے دوران وہ جو دوسری کورٹ آف انکوائری ہے جس میں اس کی 9 مئی کے واقعات میں اس کے ملوث ہونے کا وہ ہے، وہ اس کے اوپر فائنڈنگ آ تو جائے فیض گی. امین کے علاوہ اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کا معاملہ ہے اور یہ اپنا ہی ایک نیکسس چلانے کی کوشش کر رہے تھے ادارے کے اندر؟ جی بالکل، ان کے ساتھ کچھ آدمی ہیں جو کام کرتے رہے ہیں، کچھ بریگیڈیئرز ہیں، کچھ نام ہے ان کے، کوئی غفار نام ہے، کوئی اور ہے. تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا اور میرے خیال میں وہ بھی چل رہا ہوگا. وہ تو انڈیویجلی یعنی ان کا جو نیٹ ورک ہے اس میں جو لوگ شامل تھے ان کے اوپر چلے گی. تو محمود صاحب یہ غالباً شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی پہ یہ کورٹ مارشل کی کاروائی ان کو چل رہی ہے، فرد جرم عائد ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں اس کے علاوہ بھی کوئی نظیر ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آرمی میں تو کورٹ مارشل اور یہ جو دوسرے ہیں سیمری کورٹ مارشل اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ریگولرلی ہوتے رہتے ہیں. ایک پورا برانچ ہے ایڈوکیٹ جنرل کا، اور ہم بھی اپنے سروس میں کرتے رہے ہیں کورٹ مارشل کو
प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेकिन वो चूंकि मीडिया में नहीं आता, और ठीक है। मेरे ख्याल में इतने बड़े रैंक का इससे पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसको सजा हो चुकी थी, उम्र कैद उसको हुई थी, और एक ब्रिगेडियर साहब थे उनको फांसी की सजा मिली थी और फांसी हो गई थी। ये जनरल साहब जो है दूसरे जिनके कोर्ट पार्शल हुआ था और उनको लाइफ सेंटेंस मिली थी, तो वो फिर वो जो चक्कर होता है कि दिन रात काउंट करे, ये करे, वो करे। फैज हमीद साहब के मामले में भी सजा कुछ जो है इसी तरह का मामला वो हो सकता बाजिया है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, फैज हमीद के मामले में भी इसी तरह की सजा हो सकती है? जी, जिस सजा का आप हेलो? जिक्र कर रहे हैं, फैज हमीद के मामले में भी सजा कुछ इसी तरह की हो सकती है, आप कह रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज अच्छा, दोबारा सर मैं आपसे राब्ता करता हूं। मारूफ साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी हो, ये कोर्ट मार्शल की जो एग्जैक्ट सजा क्या हो सकती है और क्या होती है? इसमें देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिस सेक्शन के तहत उसको ट्राई किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्शन आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन हैं और उनमें हर सेक्शन की अपनी सजा होती है। तो जिस सेक्शन में इनको ट्राई किया जा रहा है, अगर तो ट्रेजन है तो डेफिनेटली मौत की सजा हो सकती है। अगर सीक्रेट है उसमें भी मौत की सजा हो सकती है। और इसके अलावा वो अगर कोई इस तरह की एस्पनाज वाली एविडेंस हो या उसका जुर्म हो तो उसमें भी बहुत ही सजा हो सकती है। लेकिन इस तरह की जो पहले आपने गुजारिश की, इस तरह की बहुत कम नज़ीर हैं। अभी चूँकि जो फैज़ हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि इनको जारी नहीं रखनी चाहिए, और ख़ासकर जो इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की जो एक्टिविटी हैं, इस तरह की एक्टिविटी की वजह से ये जो है ना इनका कोर्ट हो रहा है। तो नॉर्मली होता है कि जब कोई भी आर्मी अफसर 2 साल तक वो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं होता, और मेरी इत्तला के मुताबिक तो वार्न भी किया गया था कि आप इनसे बाज रखें। लेकिन बहरहाल उनका फिर अपना इख्तियार है, उनका अपना सोच थी कि उनकी जो 9 मई में भी इन्वॉल्वमेंट थी, इस तरह की और बेशुमार जो उन दिनों में हड़तालें होती थी, तो चूँकि ये पीटीआई सपोर्ट करते थे, आपको पता है इमरान के ये पीटीआई सपोर्ट थे, तो उनकी आप ये करें सेफ्टी के लिए या वट एवर जो समझते थे वो करते रहे, और ये आपका नोट की हैं तो इनको काशिफ किया गया। लेकिन बहरहाल ये अपनी एक्टिविटी से, अपनी हरकत से बाज नहीं आए, जिसकी वजह से आप इस चीज़ का सामना। तो इसकी सजा का मैं पूछना चाह रहा था, इसकी सजा क्या क्या हो सकती है, किस तरह की हो सकती है, किस नौयत की हो सकती इसकी सजा राय मौत भी हो सकती है, उम्र भर कैद भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। ये तो जो अदालत है जो बांटी है, मिलिट्री कोर्ट जो बांटी है, उसकी जजमेंट है कि वो इस पे क्या कर सकती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम सजा जो एग्जीक्यूशन है वो राय मौत है, इसमें कोई लाइफ सेंटेंस है। उसके बाद कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो जो उस वक्त के जो अदालत है वो क्या फैसला। ठीक है। महमूद शाह साहब, आपको क्या लगता है ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अब नेक्स्ट मरहले में तो दाखिल हो गई है, चार्जशीट भी कर दिया गया है, इल्जामात भी अब सामने आ चुके हैं, इल्जामात आपके सामने हैं 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल, इसके अलावा मिली भगत वाले, सियासी अनासर वाले मिली भगत वाला मामला, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी वाला मामला, आपको क्या लगता है सजा क्या हो सकती है इस सारे केस के अंदर? जी जी, मैं समझा नहीं आपके सवाल को। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात हो रही है, तो कर्नल मारूफ साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तु शनीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, ये तो बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है ना कि इदारे के अंदर एक इदारा बनाने की कोशिश, इदारे में बगावत डालने की कोशिश, माजी में अगर इस तरह की कोई नज़ीर मिलती है तो उन पर क्या सज़ा साबित हुई है, क्या सज़ा उनको मिली?
देखिए इतने हायर पहले इस तरह की नज़ीर नहीं है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो सिविल कई दफ़ा जो है ना वो लोग ट्राइड हुए हैं इसमें एस्पियोनाज या जासूसी या इस तरह के, तो अमूमी तौर पर उसमें मौत की सज़ा तो कम होती है, लेकिन उम्र भर की सज़ा अक्सर देखी। तो इसमें भी चूंकि इसमें थोड़ा एक चीज़ ये है कि ये पॉलिटिकल ये हाई फाई ये है कि पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें मैं जो ज़ाती तौर पर मेरी अपना ओपिनियन है कि इसमें शायद मौत की सज़ा तो ना हो, लेकिन उम्र भर हो सकती लेकिन इसमें बानी पीटीआई के साथ इन्वॉल्वमेंट वाले मामला भी हैं। है। बिल्कुल हैं जी, वो तो डेफिनेटली ये असल में सारा जो इसमें इस केस की सेंट्रिक पोजीशन ही पीटीआई और ये उनका आपस में गठजोड़ है फैज़ मीर साहब का और बानी पीटीआई का, और इन्हीं की कनाइवेंस है जिसकी वजह से ये मसले पैदा हुए। और जो 9 मई का मामला है वो आपके सामने है कि उसमें सारी पीटीआई पीटीआई और उसके जो पैरोकार कारकुन वो शामिल थे, और उनको इंस्टिगेट करने की जो कोशिश है वो फैज़ मीर साहब का इल्ज़ाम है, उन लोगों को मोबिलाइज करने का, उन लोगों को तो प्लान मारूफ करने साहब, का। ये दौरान मुलाजमत वाला मामला है या मुलाजमत से रिटायर होने के बाद वाला मामला है ये? ये 9 मई वाला तो रिटायरमेंट के बाद है ना, नहीं, क्योंकि 9 मतलब मई दौरान मुलाजमत भी को जब बानी पीटीआई वजीर आजम थे और ये डीजीआई थे, उस वक्त के मामलात भी हैं कि सियासत में मेरा इन्वॉल्व ख्याल हैं। ये है कि इनका जो चार्ज शीट है वो इस वक्त जो है ना वो टॉप सिटी जो जी लैंड का जी, मामला प्रोजेक्ट बिल्कुल। है। दूसरा ऑफिशियल सेक्रेटरी के आप 2 साल तक जो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते, और कुछ चीज़ें हैं जो जो ऑफिशियल सेक्रेटरी में आती हैं। और उसके बाद 9 वाला जो मामला है उसका तो अभी यही है कि उस पर इंक्वायरी हुई है, उस पर एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। उस उस चार्जशीट अभी नहीं बनी, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना उनके सारी चीज़ें जो गैदर हो गई हैं एविडेंस, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो सारे गैदर होके इंक्वायरी जो हुई वो सारी करके जब लीगल ब्रांच तो उन्होंने उसको एनालाइज करने के बाद इसका कोर्ट मार्शल के लिए इसको फॉरवर्ड तजवीज़ किया। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कर्नल मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पर आगे भी बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, फैज़ हमीद की जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल हुई है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या इम्पैक्ट आएगा, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले नहीं खुले हैं, इन तमाम चीज़ों पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मामला कितना आगे बढ़ा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वी आर ओपन फॉर द नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन क्या उनसे किसी ने किसी राब्ता किया नहीं किया? मुज़ाकरात भी दो निकाती एजेंडे पर हैं कि जनाब आप 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, और ये कोई पहला मुतालबा नहीं है, इससे पहले भी मुताबिद वो ऐसा मुतालबा कर चुके हैं, और साथ साथ जो 26 नवंबर को हुआ उसकी भी जुडिशल इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये भी हमने गुफ्तगू सुनी थी उमर अयूब साहब की कि उन्होंने कहा कि हम इंसानों से, पॉलिटिशियन से, फरिश्तों से, सबसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या किसी ने उनसे रब्ता किया है, नहीं किया है? नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। नुसरत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नुसरत साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नुसरत साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, गालिबन शायद कोई आवाज़ का इशू आ रहा है नुसरत साहिबा की। लेकिन अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से बात कर तो दी है, लेकिन आज कल ये बहुत बड़ी खबर थी कि जनाब मुज़ाकरात के लिए वो ओपन है, लेकिन आज फैज़ हमीद की के हवाले से जो कोर्ट मार्शल का नेक्स्ट मरहला हो गया है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर कितना इम्पैक्ट करेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुज़ाकरात के लिए किसी ने उनसे रब्ता किया नहीं किया है। नुसरत साहिबा है हमारे साथ?
ٹھیک ہے. اچھا, نصرت صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد واپس آئیں گے. نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تو ان سے